बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में। हम लोग जो आज इस सेशन में कवर करने वाले हैं वो हम लोग साइंस का पोर्शन यानी साइंस का क्लास को कवर करने वाले हैं। और उसमें भी अगर हम लोग साइंस में देखें तो क्लास 9th जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण क्लास होगा। चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। क्या है? जीवों में विविधता। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग जो है MCQ के रूप में कवर करने वाले हैं, क्योंकि जब 9th का फाइनल एग्जाम होगा तो उस समय हम लोग से सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, यानी लिखने वाला प्रश्न नहीं आएगा। जो भी प्रश्न आएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, है ना। यानी एक क्वेश्चन रहेगा, उसके जो है 4 जो है आपको विकल्प मिलेंगे, उन्हीं में से एक को टिक करके ओमार शीट पे रंगना है ना, कलर करना है। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से अच्छे प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। उससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोग इस चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। उत्तक का MCQ दिया गया है, उसी तरह कोशिका का भी MCQ जो है वो दिया गया है। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका, जो कि हम लोग सबको पढ़ चुके हैं, है ना। जीवन की मौलिक इकाई यानी हो गया कोशिका। ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर 9th बोर्ड में आप पास नहीं होते हैं तो आपको 1 साल के लिए रोक दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है जीवों में विविधता, और ये चैप्टर जो है ये जीव विज्ञान का है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें विज्ञान का तो विज्ञान में हम लोग 3 सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। कौन कौन सा पढ़ते हैं? तो फिजिक्स को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान को पढ़ते हैं, है ना। तो आज बायो जीव विज्ञान का चैप्टर है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? स्पीसीज है, जीनस है, किंगडम है, टैक्सॉन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो होती है वो स्पीसीज होती है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक त्रिभुज बना हुआ है ना। त्रिभुज की अगर बात करें तो सबसे नीचे में जो है स्पीसीज लिखा हुआ है, उसके ऊपर में जीनस लिखा हुआ है, फिर उसके ऊपर फैमिली लिखा हुआ है, उसके ऊपर ऑर्डर लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लास लिखा हुआ है, उसके ऊपर फाइलम है और सबसे ऊपर जो है वो किंगडम है। ठीक है, यहाँ पे समझना। देखो, वर्गीकरण का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? जो भी वर्गीकरण की बात कर रही है, किया जा रहा है, वो जीवों की वर्गीकरण का बात किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो संसार में अगर देखा जाए तो कितने मिलियन में, अरबों खरबों में जीव है ना, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। डेली जो है अलग अलग प्रकार के जीव जो है वो जन्म लेते हैं धरती पर। अब उन जीवों को क्या है कि सभी को अच्छे ढंग से, कंटिन्यूटी के साथ, अच्छे तरीके से समझने के लिए, पढ़ने के लिए उसे जो है अलग अलग ग्रुपों में क्या किया जाता है? बांटा गया है। ठीक है, क्या किया गया? अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है और उसी को हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। ठीक है, अब जो वर्गीकरण किया गया उसकी आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई कहने का मतलब है कि सबसे छोटी इकाई, ध्यान देना। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे छोटी इकाई जो है वो स्पीसीज है। ठीक है, क्या है? स्पीसीज है। यानी जो ग्रुप में बांटा गया जीवों को, वो सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो इसका क्या है? किंगडम है। ध्यान देना, क्या चीज है? किंगडम। उसके बाद जो है किंगडम में भी के बाद भी जो है ना उसको अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया। उससे छोटा जो ग्रुप है वो फाइलम है, फिर उससे छोटा ग्रुप जो है वो क्लास है, फिर उसी तरह ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज है। ठीक है, यानी सबसे छोटी जो है वो स्पीसीज है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया? अरस्तु ने, कार्ल ने, आर.एच. व्हिटेकर ने, कैरोलस लीनियस ने। देखो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, डायग्राम छोटा हो गया है, ठीक है, हम बताते हैं। क्या कह रहा है कि 5 जगत में, जो हम यहाँ पे आप लोगों को किंगडम दिखाए ना, किंगडम का ही हिंदी होता है जगत, ध्यान देना, ठीक है। फाइलम का संघ होता है, इसी तरह इसका जो है सबका हिंदी है, लेकिन इसी इंग्लिश में ही जो है हिंदी कर देता है, इसीलिए हम बता दिए, ठीक है। चलो आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पे क्या बोला कि 5 जगत में कौन बांटा है, तो इसका राइट आंसर होगा आर विटेकर, R.H. विटेकर इनका पूरा नाम है, ठीक है। यहाँ पे समझना, जब क्या है कि समझने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए जब सोचा गया, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो संसार में जितने भी जीव थे, ठीक है, संसार में जितने भी जीव थे उनको क्या किया गया, उनको 2 भागों में बांटा गया, ठीक है, 2 भागों में बांट दिया गया। और 2 भागों में किस में बांटा गया वो समझिएगा कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है अरस्तु, इन्होंने समस्त संसार के जीव को 2 भाग में बांट दिया, एक स्थलीय जीव में बांट दिया और दूसरा जो है जलीय जीव में। मतलब जो जीव स्थल में रह रहे हैं, भूमि पर रह रहा है, उसको स्थलीय जीव, और जो जल में रह रहा है उसको जलीय जीव में बांट दिया, यानी रहने के आधार पर। अब देखो बहुत सारे जीव जो है ना उसमें विविधता आने लगी। जैसे स्थल पर जो है बहुत सारे जीव थे जो कि जलीय जीव से उनका जो है ना गुण मिलता था, जल वाले बहुत है जिसका स्थल से गुण मिलता था, यहाँ पे हौच-पौच होने लगा, ठीक है। फिर जो है एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, दूसरे साइंटिस्ट जब आते हैं तो उनका नाम रहता है कार्ल लीनियस, ठीक है। ये कार्ल लीनियस जब आए तो ये भी बोले कि संसार में जितने भी जीव हैं उसके 2 भाग में उसको बांट दो, ठीक है, एक पादप जगत में बांट दो उसको और एक जंतु जगत में उसको बांट दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो है परेशानी उत्पन्न हो गया। जितने भी पादप थे सभी को एक जगह रख दिया गया, जितने भी जीव जंतु थे सभी को एक जगह रख दिया गया। अब यहाँ पे एक जीव जो है ना युगलीना मिला, ठीक है। अब जब युगलीना मिला तो युगलीना के पास ऐसा देखा गया कि युगलीना जो है प्रकाश संश्लेषण भी करता है, ठीक है, यानी अपना खाना जो है ये खुद बनाता है, यानी ये क्या है, ये जो है पादप के अंदर आता है ना। लेकिन कह रहा है कि जब इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, सूर्य प्रकाश मिलता तब तो प्रकाश संश्लेषण ये कर लेता है, अपना भोजन बना लेता है, लेकिन सूर्य प्रकाश अगर नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, ये खाना नहीं बना पाता है, फिर ये जंतु को खाने लगता है, ठीक है। यानी क्या है कि इसके पास जंतु का भी गुण देखने को मिला, पादप का भी गुण देखने को मिला, फिर से वही कहानी हो गई। इसीलिए इनका भी वर्गीकरण जो है ये फेल कर गया, ठीक है। कोई जवाब कार्ल लीनियस के पास नहीं था। जब सारे साइंटिस्ट उनको पूछने लगे कि युगलीना को आप किस में रखेंगे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर क्या है, R.S. व्हिटेकर साहब आते हैं और इसको 5 जगत में बांट देते हैं। 5 जगत कौन कौन सा है तो समझो, जो कि आज तक हम लोग जो है इसी वर्गीकरण जीवों की प्रणाली को पढ़ते हैं। पहला जो है मोनेरा है, ठीक है, मोनेरा जगत। फिर अगर हम लोग देखें इसको तो हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा, ठीक है, जगत। तीसरा है कवक जगत और चौथा है पादप जगत और 5वां है एनिमिलिया जगत, ठीक है। अब यहाँ से समझो, मोनेरा में अगर देखा जाए तो जितने भी जीवाणु हैं सभी को रख दिया गया है, ठीक है। अब अगर हम लोग प्रोटिस्टा की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटिस्टा में वैसे जीव को रख दिया गया है जो जल में रहता है, ठीक है, जिसका शरीर जो है एक कोशिका से बना हुआ है, ठीक है, और इसका जो कोशिका है वो यूकैरियोटिक है। ये कैसा है, यूकैरियोटिक कोशिका है इसका, ठीक है। अब देखो कवक जो है उसको रखा गया है, कवक में वैसे जीव को रखा गया है जो मृत जीवी होते हैं। पादप में सभी पादप को और एनिमेलिया में जितने भी जीव हैं उनको रख दिया गया, ठीक है। ये जो है आज तक सुटेबल वर्गीकरण है जीवों का। तो वही यहाँ पे पूछा गया है 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था, तो R.S. व्हिटेकर। चलो आगे, जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन 2 भागों में बांटा गया है, यानी अब यहाँ पे पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ जंतु जगत।
जंतु जगत जो है उसको कोशिका के विकास, मतलब जिस तरह उसके शरीर के अंदर कोशिका का विकास हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर दो भाग में बांटा गया। वो दो भाग कौन है? तो उसका पहला ऑप्शन दिया है प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, मोनेरा, प्लेटिस्टा, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कोशिका के विकास के आधार पर बोल रहा है, ठीक है, कोशिका के आधार पर बोलता तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक होता, लेकिन कोशिका के विकास के आधार पर वो बोल रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोटोजोआ देन मेटाजोआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का मूल सिद्धांत कौन थे? अर्नेस्ट हेक्कल, कैरोलस लीनियस, कार्ल वॉल्स, रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्विनाम पद्धति जो जीवों का दिए थे उनका मूल सिद्धांत देने वाले कैरोलस लीनियस साहब थे, ठीक है। कौन थे? कैरोलस लीनियस साहब, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे? मोनेरा में, फंजाई में, प्लांटी में, प्रोटिस्टा में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अभी आपको बताए हैं कि प्रोटिस्टा जो है वो जल में रहता है, दूसरा वो कैसा है, एक कोशिकीय जीव है, मतलब इसका जो शरीर का संरचना है वो एक कोशिका से बना है, लेकिन इसका जो कोशिका है वो यूकैरियोटिक है ना, क्या है? यूकैरियोटी है, यानी एडवांस आधुनिक जगत का कोशिका है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे घुमा फिरा के पूछ रहा है, ध्यान देना। प्रोटिस्टा क्या करता है? प्रोटिस्टा प्रकाश संश्लेषण करता, यानी अपना खाना जो है वो खुद बना लेता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये प्रोटिस्टा का गुण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन सा है? रेप्टिलिया है, पक्षी वर्ग है, मत्स्य है, स्तनधारी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्तनधारी वर्ग। देखो यहाँ पे जो है ना, पादप का फिर से पहले जीवों का वर्गीकरण किया गया, फिर से पादप का अलग वर्गीकरण है, जंतु का अलग वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, क्योंकि जंतु में से बहुत सारे जंतु हैं जिनको एक साथ रख के हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ सकते, अच्छे से नहीं समझ सकते, है ना, तो उसको अलग अलग समूहों में जो है बांट दिया गया है। उसी तरह जो समूह में बांटा गया है उसी समूह का नाम दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन सा है? रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में जो है सारे सांप को रखा गया है, ठीक है। पक्षी वर्ग मतलब सारे पक्षियों को रखा गया है इसमें। मत्स्य वर्ग मतलब इसमें सभी मछलियों को रखा गया है, ठीक है। और स्तनधारी वर्ग जो वैसे जीव को कहा जाता है जो बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है, जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को जन्म देता है और स्तनपान करवाता है, मतलब बच्चा को क्या करता है कि अपना जो है दूध भी पिलाता है, वैसे जीव को स्तनधारी जीव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, शैवाल का एक उदाहरण है फ्लूनेरिया, डायोप्टेरिक्स, स्पाइरोगायरा, मशरूम। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो एक शैवाल, जिसको हम लोग काई कहते हैं, ठीक है, उसका उदाहरण है। तो स्पाइरोगायरा जो होता है एक प्रकार का शैवाल होता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है। स्पाइरोगायरा जो है वो क्या है? तो एक प्रकार का ये शैवाल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़े, और नेक्स्ट हम लोगों के सामने क्या है, कहता है कि निम्न में से किसे पॉन्ड सिल्क के नाम से जाना जाता है? पॉन्ड सिल्क मतलब एगेरिकस, स्पाइरोगायरा, फ्यूनेरिया और फर्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड मतलब हो गया तालाब, ठीक है, यानी तालाब का सिल्क जो है किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पाइरोगायरा को कहा जाता है क्योंकि ये तालाब में रहता है। देखो स्पाइरोगायरा जो है ना यही है, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है? शैलवाल होता है। ये जो है क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे ये प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है बीच में। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा ढक गया है, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जी तंत्र जो होता है ना उसको क्या कहते हैं? ये उत्सर्जित तंत्र को क्या कहते हैं? तंत्र को क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखना, ये जो एनेलिडा है ना, एनेलिडा जो है एक प्रकार का क्या है कि समूह है, ठीक है, जीवों का। उसी में कह रहा है कि जो भी एनेलिडा समूह में जीव पाए जाएंगे, ठीक है, उसमें जो उत्सर्जी तंत्र होगा, उत्सर्जी तंत्र का काम क्या है, जो भी शरीर के अंदर अवशिष्ट पदार्थ हैं, जो भी बेकार पदार्थ है उनको शरीर से बाहर करना है ना। तो वही कह रहा है कि जो भी उत्सर्जी तंत्र है उसको क्या कहते हैं, गुर्दा कहते हैं, नेफ्रिडिया कहते हैं, ओस्टियोल कहते हैं, स्प्रिंकल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनालिडा ग्रुप के जितने भी जीव जंतु हैं जो भी उत्सर्जन का काम करते हैं, उस अंग को क्या कहते हैं, तो उस अंग को नेफ्रिडिया कहा जाता है। ये ध्यान रखना, किसमें, एनालिडा में। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट कह रहा है कि स्पाइरोगायरा क्या है। एक कवक है, एक थैलोफाइटा है, एक ब्रायोफाइटा है, एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर की, एक प्रकार का ये थैलोफाइटा है। यहाँ पे समझना, जैसे देखो यहाँ पे हम बताए ना कि पादप जगत जो है, इस पादप जगत को भी अलग अलग समूहों में बांटा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो मेनली जो है 5 मिलेगा, ठीक है, ग्रुप। एक ग्रुप जो है वो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे पौधा का, तो थैलोफाइटा समूह है। कौन सा समूह, फाइटा का मतलब ही होता है पौधा, थैलोफाइटा हो जाएगा। फिर ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ब्रायोफाइटा हो जाएगा। फिर टेरिडोफाइटा हो जाएगा, ठीक है, टेरिडोफाइटा हो जाएगा। फिर जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, क्या होगा, जिम्नोस्पर्म। और फिर जो है एंजियोस्पर्म हो जाएगा, क्या होगा, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि इसको 5 मोटा मोटी जो है ये 5 ग्रुप में बांटा गया है। वही पूछ रहा है कि स्पाइरोगायरा जो है वो क्या है, तो वो थैलोफाइटा का जीव है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कुछ याद रखना, थैलोफाइटा का और एग्जाम्पल बता देते हैं। एक तो स्पाइरोगायरा हो गया है ना, दूसरा अगर हम लोग आएंगे तो कारा हो जाएगा, इसी का एग्जाम्पल है ना। क्लैडोफोरा हो जाएगा, क्या चीज, क्लैडोफोरा। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखना, ये सब किसका है, ये सब थैलोफाइटा का है, ठीक है। थैलोफाइटा इस ग्रुप का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो शरीर का संरचना होता है ना वो थैला जैसा होता है। कहाँ पे पत्ती है, कहाँ पे इसका तना है, कहाँ जड़ है, कहाँ क्या है, कुछ भी इस प्रकार के इस ग्रुप में जो भी पौधे होंगे उसका शरीर जो है वो दिखाई नहीं देता है कि कहाँ पे कौन सा भाग है, ठीक है। इसीलिए इस ग्रुप का नाम थैलोफाइटा पड़ा। चलो आगे हम लोग देखते हैं कि फ्यूनेरिया है, एक टेरिडोफाइटा है, एक ब्रायोफाइटा है, एक जिम्नोस्पर्म है, एक एंजियोस्पर्म है, ठीक है। यहाँ पे किसका बात कर रहा है, फ्यूनेरिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्यूनेरिया जो है एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है, ठीक है, ध्यान देना, क्या है, ब्रायोफाइटा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्न क्या है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो फर्न जो है वो टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। ये तीनों जरूर याद रखना, ठीक है। स्पाइरोगायरा थैलोफाइट का, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट का, और फर्न जो है वो किसका, टेरिडोफाइट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधे में राइजोइड्स नहीं पाया जाता है, म्यूकर में, पाइनस में, एगेरिकस में, मॉस में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, पाइनस, ठीक है। देखो रिजवाइड जो होता है एक प्रकार जो होता है ये जड़ का होता है, ठीक है, यानी ये जो है फॉल्स जड़ होता है, जड़ जैसा आपको दिखेगा लेकिन वो जड़ रहता नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि रिजवाइड्स किस में नहीं होता है, तो म्यूकर में होता है, एगेरिकस में होता है, मॉस में होता है, लेकिन पाइनस में जो है ये सच्चा जड़ पाया जाता है, मतलब ट्रू जड़ यहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए रिजवाइड पाइनस में नहीं पाया जाता है। अब यहाँ से पूछे किस में पाया जाता है, तो म्यूकर को याद रखना, एगेरिकस को और मॉस को याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया होगा, आशा उम्मीद करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, और अगला क्वेश्चन है बुक लंग पाया जाता है। बुक लंग जीवों में पाया जाने वाला एक प्रकार का अंग होता है, ठीक है, जो कि बिच्छू में, रोहू में, तिलचट्टा में, चूहा में, किस में पाया जाता है, तो बुक लंग जो होता है ये बिच्छू में पाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन पुष्पीय पौधे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो जिसमें पुष्प वाला, मतलब वैसा पौधा जिसमें पुष्प होता है, ठीक है। मॉस है, फर्न है, एंजियोस्पर्म है या फिर लाइकेन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा एंजियोस्पर्म वाला पौधा होगा, ग्रुप का पौधा। इसमें जो है पुष्प होता है, ठीक है। पुष्प भी होता है, बीज भी होता है, और बीज जो इसका होता है वो ढका भी होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म का अगर आप लोग से पूछे गुण तो ये तीनों को लिख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म समूह का जो भी पौधा होता है उसमें पुष्प होता है, बीज होता है, और उसका बीज जो होता है ढका भी होता है। अगला क्वेश्चन है एक द्विबीजपत्री पौधा होता है, धान, मक्का, बाजरा, गुड़हल। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, गुड़हल फूल, ठीक है। एक द्विबीजपत्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है समझना। देखो एक बीज है, ठीक है, एक बीज होता है, उसके दो पार्ट ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये द्विबीजपत्री, और एक बीज होता है जिसके एक इस प्रकार के ही कवर एक तरह से कहिए, ठीक है, वो होता है, वो एक बीजपत्री कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर चने को अगर फूलने दे देंगे पानी में, और जब वो फूल जाएगा छुएंगे तो वो देखिएगा दो भाग में बट गया, ठीक है। मतलब उसका कवर जो है दो है, यानी दो बीजपत्री वो है, और जिसका नहीं है वो एक बीजपत्री। तो धान को अगर हम तोड़ना चाहेंगे क्या दो भाग में वो टूटेगा? नहीं। मक्का भी वही कहानी है, बाजरा भी वही है, ठीक है। तो एक द्विबीजपत्री जो पौधा है वो कह रहा है कि गुड़हल है, ठीक है। और ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो है हो जाएंगे द्विबीजपत्री पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फेनेरेगोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैलोफाइटा पौधा जो है वो सबसे पहले आया था, वो सरल रूप होता है, जैसा कि बताए कि उसका कहाँ पे तना है, कहाँ पे जड़ है, कहाँ पे पत्ती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन है एक बीजपत्री पौधा है, धान है, आम है, मसाला पौधा है, बागवानी पौधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बीजपत्री। एक बीजपत्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो धान हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ना कुछ गलत है, एक सेकेंड रुको। तो जब यहाँ पे एक द्विबीजपत्री बोल रहा था, ठीक है, द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री जो है गुड़हल है, यानी इसका जो भी कवर है बीज का वो दो भाग में बट जाएगा, ठीक है। और ये तीनों जो है ये एक बीजपत्री है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा, ये जो एक यहाँ पे लिखा हुआ है ना यही कंफ्यूजन पैदा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखने का अलग था सेंस, लेकिन हम समझ लिए एक बीजपत्री, चलो कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी समझना, ठीक है। चलो आगे है एक कोशिकीय जंतु है, हाइड्रा है, अमीबा है, मच्छर है, मक्कड़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है ना, इसका शरीर जो है एक कोशिका से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंज किस फाइलम से संबंधित है? सिलेंट्रेटा से, निमेटोडा से, पोरीफेरा से, अर्थ्रोपोडा से। देखो 5 जगत में जब जीवों को बांटा गया ना, तो उसके बाद जो समूह बांटा गया वो फाइलम में बांटा गया है, जिसको संघ हम लोग हिंदी में बोले, ठीक है। तो 9 क्लास में 9 संघ है, उसी संघ का नाम यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान देना। अब पूछ रहा है एक जीव लिखा है तुम्हारे सामने कि स्पंज जो है एक प्रकार का जीव है, वो किस फाइलम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा संघ से जो है स्पंज बिलोंग करता है, ध्यान रखना। अगला है पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रवृत्ति क्या होती है? समान होती है, उष्ण होती है, असमान होती है, शीत होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी की जगह पर है लेकिन बी है ना, असमान हो जाएगा। यानी पक्षी और मेढक के रक्त का जो नेचर होता है, ठीक है, वो जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। देखो थोड़ा सा यहीं पे समझा देते हैं इसको कि ये जो जितने भी जीव होते हैं ना, वो जो है उसके पास जो खून होता है शरीर में, उसकी 2 प्रवृत्ति होती है, यानी नेचर होती है। एक होती है समतापी और एक होती है क्या, असमतापी। ध्यान देना, ठीक है। अब देखो जिस जीव के अंदर समतापी रक्त की प्रवृत्ति होगी, ठीक है, वैसा प्राणी जो होता है यानी जीव जो होता है
वो बाहर वातावरण का जैसा टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसके शरीर का नहीं, बाहर वातावरण का जैसा भी तापमान होता है, कहाँ का, बाहर वातावरण का, उसके अनुसार वो जो है ना अपने शरीर के जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, उसको वो नहीं बदल सकता है, ठीक है, अनुसार वो बदल नहीं सकता है, वो हमेशा एक जैसा बना हुआ रहता है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल जो है हम लोग मनुष्य ले सकते हैं। क्या मनुष्य अगर अपना शरीर का टेम्परेचर बाहर के वातावरण के टेम्परेचर जैसा वो बदल पाता तो वो क्या, वो रहता किस में, यानी उसको ठंडा लगता, उसको गर्मी का एहसास होता, वो जैसा बाहर वातावरण था वैसा वो क्या करता, वो अपने आप को चेंज कर लेता है ना। तो ये जो है वो ऐसा जो प्राणी होता है उसको समतापी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो ये असमतापी में यही चीज होता है कि बाहर जैसा टेम्परेचर है उसके अनुसार ये अपने शरीर के तापमान को बदल लेता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि एग्जाम्पल ज्यादा पूछता है, तो समतापी वाला में जो है ना, समतापी वाला में जो एग्जाम्पल होगा वो ध्यान रखना, उसका एग्जाम्पल सारे पक्षी लोग हो जाएंगे, ठीक है, फिर मनुष्य इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये तीनों जरूर याद रखना, कोई पक्षी में अगर नाम दे दे तो समझ जाना ये समतापी है, और स्तनधारी हो जाएगा, ठीक है। ये तीन जो है ना ये किसका एग्जाम्पल है, समतापिक, मतलब बाहर का टेम्परेचर जैसा है वैसे अपना शरीर के तापमान को नहीं बदल पाता। और असमतापी का जो एग्जाम्पल होगा यानी उदाहरण होगा वो मछली हो जाएगा और सांप हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो पूछ रहा है क्वेश्चन वो कह रहा है कि पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रवृत्ति कैसी होती है, यानी असमान, इसका समतापी है, इसका विषमतापी है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असमतापी हो जाएगा, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम, जो हम लोग 9 फाइलम में बांटे हैं जीवों को, उसमें कहता है सबसे बड़ा फाइलम कौन है, मतलब सबसे ज्यादा जीव किस में है, एनेलिडा में, अर्थोपोडा में, पोरीफेरा में, निमेटोडा में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थोपोडा जो है ना उसमें सबसे ज्यादा जो है प्राणी को रखा गया है, ये ध्यान देना। अगला है किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिका, देखिए वहां पे एनेलिडा जो था ना उसमें अगर देखा जाए तो क्या था, उसमें उत्सर्जी अंग के रूप में नेफ्रिडिया था। अब ज्वाला कोशिका किस में है उत्सर्जी अंग के रूप में, टेपवर्म में होता है, कीट में होता है, गोलकर्मी में होता है, जौंक में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेपवर्म में ज्वाला कोशिका होता है जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु में बिसेला उपांग नहीं पाया जाता है, बिच्छू में, कछुआ में, हाइड्रा में, अर्थोपोडा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछुआ में बिसेला उपांग जो होता है वो नहीं पाया जाता है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं, अब किसमें विषैला पाया जाता है, टेपवर्म में, तिलचट्टा में, विद्युतीकरण में, बिच्छू में। तो बिच्छू जो है जैसे ही काटता है ना वैसे ही क्या होता है कि विष हमारे अंदर छोड़ देता है, तो विषैला उपांग जो है ये बिच्छू में पाया जाता है। अगला है केचुआ किस फाइलम से संबंधित है, एनेलिडा से, कॉर्डेट से, अर्थोपोडा से, इनमें से कोई नहीं। तो केचुआ जो होता है ना वो एनेलिडा से संबंधित होता है, ए जो है इसका राइट आंसर होगा, एनेलिडा फाइलम यानी संघ से, ठीक है। एनेलिडा संघ से कौन सा बिलोंग करता है, तो केचुआ, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल किस फाइलम से संबंधित है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थैलोफाइटा, जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं, ये उल्टा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्पाइरोगायरा जो बताए थे ना, स्पाइरोगायरा तो शैवाल ही है ना। अगला कह रहा है तिलचट्टा किस फाइलम से संबंधित है, कॉर्डेट से, एंथोपोडा से, एनेलिडा से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थोपोडा, ठीक है। ऐसे आर्थोपोडा लिखाता है, ध्यान दीजिएगा वहां पे मिस्टेक है, आर्थोपोडा से, ठीक है। चलो नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े, और नेक्स्ट है किन मछलियों के गीलों पर ऑपरकुलम नहीं पाया जाता है, कार्टिलेज मछलियां, अस्थि मछलियां, इलेक्ट्रिक लेग, गैम्बूशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो भी कार्टिलेज मछलियां होती है जिसकी
हड्डी जो होती है मुलायम होती है, ठीक है। वैसी मछलियां का जो गिल्स होता है, गिल्स से ही ये सांस लेती है। ध्यान देना, मछलियां किससे सांस लेती है? गिल्स से लेती है। श्वसन अंग जो है वो गिल्स होता है, ध्यान रखना। उसके जो गिल्स होते हैं उसके ऊपर ऑपरकुलम एक अंग होता है जो कि नहीं होता है। कैसी मछलियां में? कार्टिलेज मछलियों में, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पे एक समझो, ये गैम्बूसिया मछली है, ठीक है। इस मछली को अगर आप कहीं पे रख दोगे ना, वहां पे जो है उस जगह पर जो है आपका मच्छर नहीं पनपेगा, ठीक है। तो मच्छर को भगाने के लिए कहा भी जाता है कि किस प्रकार की मछली का प्रयोग किया जाता है, तो गैम्बूसिया मछली का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मछली नहीं है? स्कॉलियोडॉन, शार्क, ट्यूना या फिर जेलीफिश। मतलब 4 ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा जो है मछली नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये जेलीफिश हो जाएगा, ठीक है। जेलीफिश जो है एक प्रकार का जीव है, ठीक है, लेकिन ये मछली नहीं है। और ये तीनों स्कॉलियोडॉन, शार्क और ट्यूना जो है ना, ये तीनों मछली है। अगर पूछेगा तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक क्या है? उभयचर है, सरीसृप है, कृमि है और थ्रोपोडा है। तो मेढक जो है एक प्रकार का उभयचर है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन तुम लोग को दिमाग में घूमेगा कि मेढक को उभयचर क्यों कहते हैं। तो मेढक जो है स्थल पर भी रह सकता है, जल पर भी रह सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको उभयचर कहते हैं। मतलब ये दोनों प्रकार के गुण को शो करता है। स्थल पर है तो ये स्थल पर भी रहेगा और जल पर है तो ये जल में भी रहेगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। मेढक का जो हृदय होता है ना, उसमें क्या है कि 3 कक्ष इसके होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना इस तरह से, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर। उसी तरह मनुष्य का अगर पूछेगा तो यहाँ से ध्यान रखना कि मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। पक्षी के बारे में अगर पूछेगा तो उसको भी ध्यान रखना, पक्षी वाला में भी क्या होता है? 4 चैम्बर होता है, ठीक है। यानी पक्षी और मनुष्य में क्या हो गया? 4 चैम्बर हो गया। चैम्बर बोलो, कक्ष बोलो, प्रकोष्ठ बोलो, सारे, ठीक है, एक ही चीज है। तो पक्षी और मनुष्य ये सबके हट में यानी हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब पक्षी से अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो सरीसृप है, ठीक है, सरीसृप है और मेढक है। सरीसृप और मेढक का जो भी हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं, याद रखना। मछली वाला में 2 होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। तो आई थिंक तुमको समझ में आया होगा। आगे चलो, भारतीय मेढक का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना, हाइला, टोड, सैलामांडर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में जो भी मेढक पाए जाते हैं उसका कह रहा है वैज्ञानिक नाम। समझना, वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम जो है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक जो है ना क्या होता है, एक वंश होता है और एक क्या होता है, जाति होती है, जिसको हम लोग स्पेसीज बोले, जो आधारभूत इकाई थी, यही ना आधारभूत इकाई थी। सबसे नीचे जो है आपको यही दिखा होगा उस त्रिभुज वाला डायग्राम में। तो वंश और जाति से लिखा जाता है। जैसे भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना, यानी इसकी वंश जो है ये राना है और इसकी जाति जो है ये क्या है, टिग्रीना है। और दोनों मिलाकर यानी वंश और जाति दोनों मिलाकर वैज्ञानिक नाम बनता है, ठीक है। इसीलिए भारतीय मेढक का नाम है क्या है, राना टिग्रीना। उसी तरह मनुष्य की अगर बात करेगी तो मनुष्य का जो वंश है वो क्या है, होमो है, ठीक है, यानी होमो वंश से हम लोग बिलोंग करते हैं। और जाति क्या है हम लोगों की, तो जाति है सैपियंस। इसीलिए कोई अगर आपसे पूछे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है तो क्या जवाब दोगे, होमो सैपियंस, ठीक है। चलो अगला हम लोग बढ़ते हैं आगे। मेढक है, शीत रक्त है, उष्ण रक्त है, शीतोष्ण है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीत रक्त हो जाएगा, ठीक है। यानी शीत रक्त का मतलब हो गया कोल्ड ब्लड वाला एनिमल, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में असमतापी लिखे है ना, वही चीज को असमतापी बोले, कोल्ड बोले, शीत बोले, एक ही चीज है, ठीक है। और समतापी बोले या फिर उष्ण बोले,
ठीक है, या तो फिर वार्म बोले, ये तीनों एक चीज है, ध्यान रखिएगा, हम बता चुके हैं ऊपर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मेढक किस समूह से संबंधित है? एम्फीबिया से, पॉरीफेरा से, एप्स से, मैमलिया से। तो मेढक जो होता है ये एम्फीबिया समूह से बिलोंग करता है, ठीक है, ध्यान रखना। एब्स की अगर बात करेगा तो एब्स जो है पक्षी को बोला जाता है, मेमिलिया जो है ये स्तनधारी को बोला जाता है, ठीक है, ध्यान देना। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़े। भारतीय मेढक किस प्रकार के आवास में पाया जाता है? स्थल में, समुद्री में, मृदु जल स्थलीय दोनों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी भारतीय मेढक जो है ये जल में भी पाया जाता है और स्थल में भी रहता है ना। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीत रक्त प्राणी है? मेढक, कबूतर, चूहा, मनुष्य। तो अभी तो हम लोग बता चुके थे आपको कि मेढक, कबूतर, चूहा और मनुष्य है, 4 है ना। शीत रक्त प्राणी है पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेढक हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग देख चुके हैं शीत रक्त प्राणी मेढक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे शीत से भी बता देते हैं, ठीक है, और उष्ण से, वहाँ तो समतापी और असमतापी से बता चुके थे, एक ही चीज है। शीत में कौन कौन आएगा ध्यान दीजिएगा, मेढक आएगा, मछली आपका आएगा, ठीक है, जितनी सारी मछली है मेढक आएगी। उष्ण की अगर हम लोग बात करें तो उष्ण में पक्षी आ जाएगा आपका, और आपका जो है स्तनधारी आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला है शीत रक्तीय प्राणी है, मछली है, मेढक है, छिपकली है, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मछली अभी बताएं शीत रक्त में, मेढक और छिपकली ये सब सारे क्या हैं, ये सब जो है शीत रक्तीय हैं। अगला है हाइड्रा है, एक पॉरीफेरा, एक सिलेंट्रेटा, एक अर्थोपोडा, एक एनेलिडा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाइड्रा जो है एक सिलेंट्रेटा ग्रुप का जीव है, ठीक है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। हाइड्रा कुछ इस प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षी है, उष्ण रक्त प्राणी, समशीतोष्ण, शीत रक्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उष्ण रक्त प्राणी होगा। आपको बता चुके, पक्षी रहे और स्तनधारी, आंख बंद करके असमतापी या तो उष्ण में मारो, और इधर मेढक रहे, ठीक है, शीत में मेढक रहे, मछली रहे और सरीसर्प रहे, तो तीनों को जो है आंख बंद करके मार दो, ठीक है। पक्षी के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ये अभी हम लोग बता चुके हैं आप सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। पक्षी और स्तनधारी मनुष्य ये सब में किस में हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ध्यान देना। चलो नेक्स्ट है, स्तनधारी है, उष्ण रक्त प्राणी, समशीतोष्ण, शीत रक्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्ण रक्त प्राणी। अगला क्वेश्चन है, इकिडना किस समूह का जीव है? पक्षी का, सरीसर्प का, स्तनधारी का, जलस्तर का, ठीक है। इकिडना जो है ना एक प्रकार का जीव है, और ये किस जीव में आता है ग्रुप में? तो ये स्तनपायी में आता है, मतलब ये बच्चे को जन्म देता है, ठीक है, और बच्चे को स्तनपान भी करवाता है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमीबा का प्रचलन अंग है, कूटपाद, कसाभिक, सीलिया, इनमें से कोई नहीं। देखो ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा का प्रचलन अंग मतलब जिससे गति करता है उसको कूटपाद कहते हैं। ये जो उभरा हुआ संरचना है यही कूटपाद है, ठीक है, इसी से वो क्या करता है? गति करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन अंडे देता है? प्लेटिपस, कंगारू, चमगादड़ या तो फिर सिल हो जाएगा। तो अंडा देने वाला स्तनधारी जो है वो है प्लेटिपस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये अपवाद में है स्तनधारी का। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों की वर्गीकरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी जीवधारी का जो वर्गीकरण किया गया है उसका जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? सर्पेटोलॉजी, टैक्सोनॉमी, वायरोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी, यानी जंतुओं का जो वर्गीकरण हुआ है, यानी जीवों का, उसका वर्गीकरण का जो अध्ययन होता है उस अध्ययन के अंग को क्या कहते हैं? तो टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा जीव अंडा देता है और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता? इकिडना, कंगारू, शाही, ब्लू व्हेल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इकिडना।
इकिडना जो है अभी बताए कि जीव जो है वो अंडा देता है, वो प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को जन्म नहीं देता है। ठीक है, अगला है किस जंतु में गिल्स पाए जाते हैं? कछुआ में, जौक में, कीट में, मछली में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी मछलियां हैं वो पानी में रहती हैं, है ना, और पानी में सांस लेने के लिए एक अंग होता है जिसका नाम होता है गिल्स। ठीक है, या तो गिल कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली, व्हेल, चमगादड़, मनुष्य। कौन सा क्या कह रहा है? स्तनधारी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि मछली जो है ये बच्चे को जन्म नहीं देती है, ना ही बच्चे को स्तनपान कराती है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जो है वेल मछली है, चमगादड़ है, मनुष्य है, ये तीनों जो है वो क्या है? स्तनधारी ग्रुप में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से समतापी प्राणी कौन सा है? सार्क है, चमगादड़ है, सांप है, छिपकली है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ जो है समतापी प्राणी होता है। बाकी तुमको देखो छिपकली हम बताए थे, सांप बताए थे, सार्क यानी मछली ये है, सार्क है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा? तीनों असमतापी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तो आज के सेशन का ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि आप लोग के 9th एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि 9th पास नहीं करोगे तो फिर जो है आप 10th नहीं आ पाओगे, एक साल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अच्छे से देखिए, समझिए। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।